हेलो गाइस, एक और नई वीडियो में आप सभी का स्वागत है। साथियों, अपन बात कर रहे थे फोर्थ ग्रेड के बारे में, जिसके अंदर से राजस्थान की ज्योग्राफी अपन कंप्लीट देख चुके थे। साथ ही आपका इंडियन पॉलिटी अपन देख चुके थे। आज बात करते हैं अपन राजस्थान पॉलिटी के बारे में। इसके लिए 5 अंकों का वेटेज रहने वाला है मेरे भाई। तो सबसे पहले बात की जाए राज्यपाल के बारे में। राज्यपाल क्या होता है साथियों? जिस प्रकार से देश के अंदर से राष्ट्रपति होता है, सेम राज्य के अंदर से साथियों राज्यपाल आपको देखने को मिल जाता है। या फिर अपन ये कहें कि राज्यपाल राज्य का संवैधानिक प्रमुख होता है, या फिर कार्यकारी प्रमुख होता है, या फिर हेड ऑफ स्टेट इसको कहा जाता है। बात करें मूल संविधान 26 जनवरी 1950 के अंदर से व्यवस्था की गई थी। अनुच्छेद कौन सा आता है मेरे भाई? याद रखना, आता है अनुच्छेद 153। 153 में ये कहा गया था कि हर राज्य का एक राज्यपाल होगा। लेकिन क्या होता है साथियों, एक 7वां संविधान संशोधन होता है। उस 7वें संविधान संशोधन के अंदर से बात करें, 7वां संविधान संशोधन 1956 में होता है। इसमें से क्या जोड़ा गया था? उसमें से कुछ छांट किया गया था कि एक राज्य है, मतलब कि एक राज्यपाल है, वो एक से अधिक राज्यों का राज्यपाल हो सकता है। ठीक है, इतना ये तो आपने देखा। आगे बात करें तो साथियों देखो, यहाँ पर से क्या होता है कि अनुच्छेद 154 आता है। अनुच्छेद 154 क्या कहता है मेरे भाई? अनुच्छेद 154 ये कहता है कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति राज्यपाल में निहित होगी। लेकिन आर्टिकल 163 क्या कहता है कि आर्टिकल 163 के तहत राज्यपाल अपनी जो स्वाभाविक शक्तियों के अलावा सभी जो करते हैं, फिर जितने भी काम हैं, वो राज्य के मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, इतना अपन ने चीज़ मोटा मोटी तौर पर अपन देखे। अब बात करें, देखो साथियों, यहाँ पर से लिखा गया है राज्यपाल। राज्यपाल में सबसे पहले राज्यपाल होने की योग्यताएं किस में दे रखी हैं? अनुच्छेद 157 में दे रखी हैं। राज्यपाल पद के लिए जो शर्तें हैं वो अनुच्छेद 158 में दे रखी हैं। राज्यपाल के जो शपथ के बारे में बात की गई है वो अनुच्छेद 159 में दी गई है। राज्यपाल के वेतन और भत्ते दे रखे हैं। राज्यपाल की कार्यपालिका शक्तियाँ देखेंगे अपन, विधायी शक्तियाँ देखेंगे, वित्तीय शक्तियाँ देखेंगे, न्यायिक शक्तियाँ देखेंगे, विवेक की शक्तियाँ देखेंगे। राज्यपाल से संबंधित जो आर्टिकल हम वो देखने वाले हैं। राजस्थान में जो राष्ट्रपति शासन कितनी बार लगा है, किस किस के काल में लगा है, वो देखने वाले हैं। साथ ही बात करें तो साथियों, राज्यपाल में अब तक राजस्थान में कितने राज्यपाल हुए हैं, पहला कौन था, अभी कौन है, कौन से नंबर का है, वो सारी चीज़ें अपन देखने वाले हैं। ठीक भाई, सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन पहले वाला ही, कौन इसके बारे में बात करेंगे साथियों? राज्यपाल की योग्यता। राज्यपाल की योग्यता के बारे में बात करें तो ये आर्टिकल 157 में दे रखा है। ठीक है मेरे भाई, तो ये कहाँ से है? इसमें से देखो, भारत का तो नागरिक होना चाहिए और 35 वर्ष की आयु पूर्ण करना होना चाहिए। ये 2 योग्यताएं आपको देखने को मिल जाती हैं। दूसरा बात करें, राज्यपाल के पद हेतु जो शर्तें हैं वो 158 में दे रखी हैं। अब शर्त कौन कौन सी हैं साथियों? पहले शर्त आती है कि संसद या फिर राज्य विधानमंडल का सदस्य नहीं होना चाहिए, लाभ का पद धारण नहीं किया होना चाहिए। साथ ही बात करें तो कार्यपालिका उपलब्धियों की उपलब्धियों और भत्तों का से कम आपको देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं, राज्यपाल के शपथ के बारे में बात होती है तो साथियों आर्टिकल 159 में बात की गई है। कौन दिलाता है? देखो साथियों, उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश द्वारा शपथ दिलाई जाती है। साथ ही बात करें तो संविधान व विधि का परिरक्षक, संरक्षण और प्रतिरक्षण, ये 3 शब्द आपको देखने को मिलेंगे। इसकी शपथ वो लेता है। ठीक है, आगे बात करें तो साथियों, राज्य की जनता की सेवा का कल्याण, इसके बारे में बात की गई है, शपथ के अंदर से आपको देखने को मिलता है। अब बात करते हैं राज्यपाल का जो वेतन है उसके बारे में। तो राज्यपाल का जो मासिक वेतन होता है साथियों वो 3.5 लाख रुपए होता है। ठीक है, और 2 या 2 से अधिक राज्यों का राज्यपाल होता है तो उसका जो वेतन और भत्ते हैं साथियों वो राष्ट्रपति के द्वारा तय किए जाते हैं कि कितने दिए जाते हैं। ठीक है, या फिर बोल सकते हो कि केंद्र सरकार के द्वारा डिसाइड होता है। अब बात करते हैं अपन कार्यपालिका शक्तियों के बारे में राज्यपाल की। पहला बात आती है कि मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद की नियुक्ति कौन करता है साथियों? राज्यपाल करता है। महाधिवक्ता की नियुक्ति भी यही करता है। राजस्थान लोक सेवा आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। लेकिन उनको हटा कौन सकता है साथियों? राष्ट्रपति हटा सकता है। राज्य निर्वाचन आयोग की नियुक्ति भी कौन करता है? राज्यपाल करता है। राजस्थान विश्वविद्यालय या फिर बोल सकते हो राज्य के जितने भी विश्वविद्यालय हैं, गवर्नमेंट यूनिवर्सिटी हैं, उनकी जो कुलपति होते हैं उनकी नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बात करें तो राज्यों में निर्वाचन आयुक्त व राज्य वित्त आयोग के अध्यक्ष की नियुक्ति नहीं करता है राज्यपाल, याद रखना है।
और राष्ट्रपति शासन की सिफारिश भी कौन करता है? जो अनुच्छेद 356 के अंदर से बात की गई है साथियों, ये भी राज्यपाल करता है। ये सारी की सारी साथियों कार्यपालिका शक्तियां हैं राज्यपाल की। आगे बात करते हैं मेरे भाई, नाम आता है राज्यपाल की विधायी शक्तियां। विधायी शक्तियों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले विधानसभा का सत्र आहूत और सत्रावसान और विघटन, ये सारे के सारे काम क्या करता है साथियों? राज्यपाल करता है। अभिभाषण और संदेश भेजना, ये भी राज्यपाल की विधायी शक्ति के अंदर से शामिल होता है। राष्ट्रपति के विचारार्थ विधेयक सुरक्षित करना, जिसमें अनुच्छेद 200 और 201 में बात की गई है, ये भी राज्यपाल की विधायी शक्ति है। अध्यादेश जारी करना साथियों राज्यपाल के द्वारा अनुच्छेद 213 में बात की गई है। अब बात करते हैं राज्यपाल की वित्तीय शक्तियाँ। राज्यपाल की वित्तीय शक्तियों का जब जिक्र होता है तो सबसे पहले नाम आता है धन विधेयक की अनुमति, जो अनुच्छेद 199 में बात की गई है। राज्य वित्त आयोग का गठन करता है साथियों, ये भी राज्यपाल करता है, जो अनुच्छेद 243(1) में बात की गई है। नेक्स्ट बात करते हैं न्यायिक शक्तियाँ। राज्यपाल की न्यायिक शक्तियों के बारे में जब जिक्र होता है तो सबसे पहले देखो, राष्ट्रपति द्वारा उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों की नियुक्ति में परामर्श करता है। साथ ही बात करें तो क्षमादान की शक्ति आपको देखने को मिलेगी अनुच्छेद 161 के अंदर से। विवेक की शक्तियों के बारे में बात करें तो देखो साथियों, मुख्यमंत्री की नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। विधानमंडल के बहुमत सिद्ध करने को कहता है तो कौन करता है साथियों? ये भी राज्यपाल द्वारा कहा जाता है। और किसी भी विधेयक को राष्ट्रपति के लिए सुरक्षित रखना, ये काम भी किसका होता है? ये भी विवेक की शक्ति होती है राज्यपाल की। ठीक है, अब बात करते हैं मेरे भाई जो मेन जो अनुच्छेद हैं उनके बारे में। सबसे पहले बात करें मेरे भाई, सबसे पहला जाता है अनुच्छेद 153। 153 के अंदर से क्या कहा गया कि राज्यों के लिए राज्यपाल होगा। ठीक है भाई। अनुच्छेद 154 में क्या गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 155 में क्या कहा गया है? राज्यपाल की नियुक्ति कही गई है। 156 में बात करें तो राज्यपाल की पदावधि कार्यकाल के बारे में बात की गई है। 157 में बात करें तो साथियों राज्यपाल के पद के लिए योग्यताएं बताई गई हैं। 158 में बात करें तो राज्यपाल के पद और शर्तों के बारे में बखान किया गया है। 159 में बात करें तो साथियों राज्यपाल द्वारा शपथ और प्रतिज्ञान के बारे में बात की गई है। 161 के बारे में बात करें तो क्षमा आदि के कुछ मामलों में दंडावशेष और निलंबन परिहार लघुकरण की शक्ति बात की गई है। आगे बात करते हैं अनुच्छेद 162। 162 में क्या कहा गया कि राज्य की कार्यपालिका शक्ति का विस्तार कहा गया है। 163 में साथियों राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्रिपरिषद के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 164 में बात करें तो मंत्रियों के बारे में और अन्य प्रावधान के बारे में बखान किया गया है। 165 में साथियों राज्य महाधिवक्ता के बारे में बात की गई है। 167 में राज्यपाल को सूचना देना इत्यादि मुख्यमंत्री का कर्तव्य, ये बात कही गई है। 174 के बारे में बात करें तो राज्य विधायिका का सत्र और सत्रावश और उसका भंग करना, ये बात कही गई है। 175 में बात करें, 175 के अंदर से कौन सा आता है साथियों? राज्यपाल का राज्य विधायिका के किसी भी सभा या फिर दोनों सदनों को संबोधित करने अथवा संदेश देने का अधिकार होता है। 176 में क्या कहा गया साथियों? राज्यपाल का विशेष अभिभाषण के बारे में बात की गई है। अनुच्छेद 200 के बारे में बात करें तो विधायकों पर राज्यपाल द्वारा राज्य विधायिका द्वारा पारित विधेयकों पर स्वीकृति प्रदान करना होता है। अनुच्छेद 201 में बात करें तो साथियों राज्यपाल द्वारा विधेयक को स्वीकृति और विचारार्थ के लिए सुरक्षित रखना बताया गया है। अनुच्छेद 213 में क्या कहा गया है कि राज्यपाल का अध्यादेश जारी करने की शक्ति बात की गई है। दूसरा बात करें अनुच्छेद 233 में राज्यपाल द्वारा जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति की जाती है। अनुच्छेद 234 में बात करें तो राज्यपाल द्वारा न्यायिक सेवा के लिए नियुक्ति होती है। ठीक है, ये मेन आर्टिकल हैं, इनको थोड़ा सा याद रख लेना, इससे सवाल बन सकता है। आगे बात करते हैं। आगे जब जिक्र करें तो राजस्थान में राष्ट्रपति शासन के बारे में अपन बात कर लेते हैं। राष्ट्रपति शासन राजस्थान में कितनी बार लगा है भाई? 4 बार लगा है। कितनी बार लगा है? 4 बार लगा है। अब पहली बार कब लगा था? तो ये याद रखना, ये लगा था साथियों 13 अप्रैल से। याद रखना है 13 मार्च है, यहाँ से सारी डेट बता देता हूँ। पहली बार लगा था 13 मार्च से स्टार्ट होता है, 13 मार्च से। 13 मार्च से कब तक? ये आता है साथियों 26 अप्रैल तक। 26 अप्रैल तक लगा था। 1967 में पहली बार लगा था और इस समय राज्यपाल कौन थे साथियों? डॉक्टर संपूर्णानंद और सरदार हुकुम सिंह थे। दूसरा बात करते हैं, दूसरा जाता है साथियों यहाँ पर से कब तक साथियों? ये 30 अप्रैल से स्टार्ट होता है। ठीक है, 30 अप्रैल से लेकर ये 21 जून तक लगता है। 21 जून तक लगता है साथियों। दूसरी बार था, इस समय जो राज्यपाल थे वो वेदपाल त्यागी और श्री रघुकुल तिलक थे।
तीसरी बार जो लगता है साथियों वो लगता है साथियों यहाँ पर 17 फरवरी से लेकर ये 5 जून तक लगता है। कब तक लगता है? 5 जून तक लगता है मेरे भाई, ठीक है, 5 जून तक 1980 तक ये तीसरी बार लगता है। और इस समय जो राज्यपाल थे वो थे श्री रघुकुल तिलक थे। अब बात करते हैं चौथी बार। चौथी बार कब लगा था साथियों? तो ये याद रखना, ये लगता है 15 दिसंबर से लेकर 3 दिसंबर, सबसे लंबा यही लगता है, ठीक है, 3 दिसंबर 1900 यहाँ पर से बात कर सकते हैं 1993 तक ये लगता है। इस प्रकार से ये 3-4 बार राष्ट्रपति शासन लगता है राजस्थान में। याद रखना, सीधा सीधा सवाल पूछता है कि राजस्थान में अब तक राष्ट्रपति शासन कितनी बार लग चुका है? तो 4 बार लगा है, ये थोड़ा सा याद रखना है। अब बात कर लेते हैं थोड़ा, देखो आगे राजस्थान के अब तक के जो राज्यपाल हैं मैन हैं, उन्हीं के बारे में अपन चर्चा करेंगे। पहले बात कर लेते हैं, देखो साथियों 30 मार्च की बात आती है। 30 मार्च 1949 से लेकर 31 अक्टूबर 1956 तक क्या होता है कि राज्य में राज प्रमुख का पद था। और इस पद पर कौन थे साथियों? जयपुर के महाराजा सवाई मानसिंह द्वितीय नियुक्त थे। सवाई मानसिंह द्वितीय राजस्थान के पहले और एकमात्र राज प्रमुख थे, ये भी याद रखना है साथियों, ठीक है। बाद में क्या होता है कि राजस्थान का पुनर्गठन होता है। पुनर्गठन के बाद में क्या होता है साथियों, 1 नवंबर 1956 को वहाँ पर से जो राज प्रमुख का पद था उसको समाप्त कर दिया जाता है। समाप्त करने के बाद में साथियों वहाँ पर से राज्यपाल का पद सृजित किया जाता है। और इसी तरह से राजस्थान के जो प्रथम राज्यपाल नियुक्त होते हैं वो होते हैं साथियों यहाँ पर से सरदार गुरुमुख निहाल सिंह होते हैं, ठीक है, ये याद रखना है। और बात करें तो साथियों दूसरा नाम आता है, जैसे राजस्थान के अंदर से पहली महिला राज्यपाल कौन थी? तो याद रखना है श्रीमती प्रतिभा पाटिल थी, 2004 और 7 के अंदर से थी, ठीक है। और इसके बाद में बात करें तो मार्गरेट अल्वा थी, प्रतिभा पाटिल, प्रभा राव, इस प्रकार से राज्य में अब तक 3 महिला राज्यपाल बनी हैं, याद रखना है, ठीक है। ये सारी चीज़ें मेन चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई हैं। अभी वर्तमान में साथियों कौन से हैं? याद रखना है 42वें हैं। 42वें राज्यपाल आपको देखने को मिलेंगे। कौन है साथियों? हरिभाऊ किशन राव बागड़े हैं, ये याद रखना है, ठीक है। इनके द्वारा साथियों 31 जुलाई 2024 के समय पद ग्रहण किया जाता है, ठीक है, ये आपको याद रखना है, ये वर्तमान में है मेरे भाई। आगे बात करते हैं। ऐसे वो 42 के 42 तो आपको याद करने नहीं है, मेन जो चीज़ें हैं वो याद रख लेना साथियों। मैंने सारी चीज़ें यहाँ पर से लिखा रखी हैं। अब नाम आता है किसका मेरे भाई? नाम आता है यहाँ पर से मुख्यमंत्री एवं मंत्रिपरिषद के बारे में। अब सबसे पहले बात करें तो मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद को 2 भागों में इसमें बांट लिया जाता है, मुख्यमंत्री और मंत्रिपरिषद। सबसे पहले बात कर लेते हैं अपन मुख्यमंत्री के बारे में, ठीक है। बात की जाए मुख्यमंत्री के बारे में तो साथियों जब अपन भारतीय संविधान पढ़ते हैं तो भारतीय संविधान का भाग 6 है, जिसके अंदर से साथियों अनुच्छेद 163 और 164 के अंदर से मंत्रिपरिषद जिसका नेतृत्व मुख्यमंत्री करता है, ये गठन के प्रावधान के बारे में बात की गई है। तो इसके मोटा मोटी तौर पर अपन कहें कि आर्टिकल 164 के अंदर से मुख्यमंत्री की नियुक्ति के बारे में बात की गई है, ठीक है। और नियुक्ति कौन करेगा साथियों? राज्यपाल के द्वारा की जाती है। तो सारी चीज़ें यहाँ पर से लिखी गई हैं मुख्यमंत्री के बारे में। मुख्यमंत्री का पद किस प्रकार से होता है, क्या क्या कार्य होते हैं, नियुक्ति के बारे में बात की गई, शपथ कौन दिलाता है, कार्यकाल क्या होता है, मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्य देखने को मिलेंगे, साथ ही विशेष तथ्य आपको देखने को मिलेंगे। पहले बात कर लेते हैं मेरे भाई पद के बारे में। पद के बारे में बात करें तो राज्य का मुख्य कार्यपालिका किसके पास होती है? मुख्यमंत्री के पास में होती है साथियों। राज्य प्रशासन का प्रमुख भी मुख्यमंत्री होता है और वास्तविक कार्यपालिका मुख्यमंत्री में निहित होती है, ये याद रखना है। अब बात करते हैं मेरे भाई नियुक्ति के बारे में। नियुक्ति के बारे में बखान किया गया है अनुच्छेद 164 के अंदर से राज्यपाल के द्वारा की जाती है। विधानसभा में बहुमत दल का नेता होता है मुख्यमंत्री, और अन्य मंत्रियों की नियुक्ति भी कौन करता है साथियों? मुख्यमंत्री करता है। 6 माह में विधानसभा सदस्यता आपको देखने को मिलता है। अब नाम आता है साथियों शपथ के बारे में। तो शपथ का पता है कि तीसरी अनुसूची में अपन चलते हैं तो तीसरी अनुसूची के प्रारूप के अनुसार शपथ दिलाई जाती है। कार्यकाल के बारे में बात करते हैं। तो कार्यकाल है, पहला तो कार्यकाल के हिसाब से बात करें तो राज्यपाल के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है, और विधानसभा में बहुमत तब तक मुख्यमंत्री रह सकता है, ठीक है। आगे बात करते हैं मुख्यमंत्री की शक्तियाँ और कार्यों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले बात करें तो मंत्रिपरिषद के संबंध में देखेंगे। आगे बात करें तो राज्यपाल के संबंध में, साथ ही विधानसभा के संबंध में और राज्य प्रशासन के संबंध में इस प्रकार से अपने को देखने को मिल जाते हैं। पहले बात करें विशेष तथ्य आपको देखने को मिलता है, ठीक है। तो बात की जाए साथियों विशेष तथ्यों में, तो
राजस्थान के प्रथम मुख्यमंत्री कौन थे मेरे भाई? हीरालाल शास्त्री थे, याद रखना है। ठीक है, और बात याद रखें तो साथियों, राजस्थान के 3 मनोनीत मुख्यमंत्री हैं, उनका नाम जरूर याद रखना। पहले का नाम आता है साथियों श्री हीरालाल शास्त्री। ठीक है, क्या नाम आता है साथियों? पहले का नाम आता है श्री हीरालाल शास्त्री जी आते हैं, पहला हो गया। दूसरा बात करते हैं, दूसरा मनोनीत कौन आता है साथियों? सी एस वेंकटाचारी, ये भी मनोनीत थे। और तीसरा बात करें तो मेरे भाई नाम आता है जयनारायण व्यास आते हैं। इस प्रकार से साथियों आपको 3 लोग हैं जो मनोनीत हुए थे। राजस्थान के प्रथम निर्वाचित मुख्यमंत्री के बारे में बात करें तो मेरे भाई कौन आ जाते हैं? याद रखना है, टीकाराम पालीवाल हैं। 3 मार्च 1952 को ये निर्वाचित होते हैं। आगे बात करें तो जयनारायण व्यास मनोनीत और निर्वाचित होने वाले एकमात्र मुख्यमंत्री हैं, याद रखना है। और बात की जाए तो साथियों टीकाराम पालीवाल ऐसे मुख्यमंत्री थे जो बाद में उप मुख्यमंत्री बने थे। मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में बात करते हैं अपन। मोहनलाल सुखाड़िया का संबंध आपको उदयपुर से देखने को मिलता है। सबसे लंबी अवधि के ये मुख्यमंत्री रहे हैं साथियों, याद रखना 17 वर्ष। ये 3 नवंबर 1954 से नियुक्त होते हैं और साथ में ही 9 जुलाई 1977 तक रहते हैं। सर्वाधिक 4 बार मुख्यमंत्री रहे हैं, याद रखना है। राजस्थान में सबसे युवा मुख्यमंत्री भी यही रहे हैं, याद रखना है। आगे बात करें तो साथियों राजस्थान के एकमात्र जो अल्पसंख्यक मुख्यमंत्री हैं उनका नाम आता है बरकतुल्ला खां, याद रखना है। दूसरा नाम आता है राजस्थान में प्रथम गैर कांग्रेसी जो मुख्यमंत्री थे वो नाम आता है भैरव सिंह शेखावत। ठीक है, आगे बात करें तो साथियों राजस्थान में अनुसूचित जाति से बने जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो थे जगन्नाथ पहाड़िया। राजस्थान में सबसे कम अवधि के मुख्यमंत्री नाम आता है साथियों, किसका नाम आता है? हीरालाल देवपुरा का नाम आता है साथियों, मात्र 16 दिन। ये भी अपन ने देख लिया मोहनलाल सुखाड़िया के बारे में। महिलाओं के बारे में बात करें तो साथियों राजस्थान की एकमात्र महिला मुख्यमंत्री रही हैं श्रीमती वसुंधरा राजे, याद रखना है। और बात करें साथियों इन्हीं के बारे में थोड़ा सा अपन डिटेल में देख लेते हैं कि वर्तमान के अंदर से जो श्री भजनलाल जी मुख्यमंत्री हैं वो कौन से नंबर के हैं? तो याद रखना 23वें नंबर के हैं। कौन से नंबर के हैं? 23वें नंबर के हैं। अब आगे बात करते हैं मेरे भाई राजस्थान के उप मुख्यमंत्रियों के बारे में अपन बात करते हैं। देखो साथियों अभी तक कितने हो चुके हैं साथियों? 6 बार चुने जा चुके हैं। सबसे पहला बात करते हैं तो टीकाराम पालीवाल को चुना जाता है कांग्रेस पार्टी का उप मुख्यमंत्री। दूसरा नाम आता है साथियों, नाम आता है हरिशंकर भांबड़ा आता है, ये दूसरे नंबर के आते हैं। तीसरा बात करें तो बनवारी लाल बेरवा आते हैं। चौथे पर कमला बेनीवाल आते हैं। 5वें पर सचिन पायलट आते हैं। अभी हाल ही के अंदर से साथियों राजस्थान में 2 उप मुख्यमंत्री आपको देखने को मिलेंगे, दिया कुमारी और प्रेमचंद बेरवा, ये थोड़ा सा याद रख लेना। अब बात करते हैं किसके बारे में? मंत्रिपरिषद के बारे में या फिर राज्य मंत्रिपरिषद के बारे में बात करते हैं। देखो साथियों इसके अंदर से क्या होता है कि आर्टिकल 163 का जब अपन पढ़ते हैं तो उसमें से बात की गई है कि राज्यपाल को सलाह और सहायता देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगी जिसका प्रमुख कौन होता है साथियों? मुख्यमंत्री होता है। ठीक है, राज्यपाल अपने सविवेक शक्तियों के अलावा सभी जो कार्य करता है वो मंत्रिपरिषद की सलाह से करता है। ठीक है, दूसरा आता है साथियों आर्टिकल 164। आर्टिकल 164 के अंदर से ये कहा गया है कि मुख्यमंत्री की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। अन्य मंत्रियों की नियुक्ति है वो मुख्यमंत्री के सलाह पर राज्यपाल ही करता है। अब मुख्यमंत्री खुद कहता है कि इसको मंत्री बना दो, इसको ये बना दो, इसको वो बना दो, लेकिन सिफारिश कौन करता है? मुख्यमंत्री करता है। नियुक्ति कौन करता है? राज्यपाल करता है। ठीक है, आगे बात करें तो साथियों एक आता है यहाँ पर से 51वां संविधान संशोधन जो 2003 में होता है। उसके तहत क्या होता है कि राज्यों में मुख्यमंत्री सहित मंत्रियों की अधिकतम संख्या विधानसभा में कुल संख्या से 15% अधिक नहीं होगी, लेकिन न्यूनतम संख्या के बारे में बात करें तो मुख्यमंत्री समेत 12 से कम नहीं होनी चाहिए। ठीक है, आगे बात करें। देखो आगे अपन देखेंगे कि मुख्यमंत्री के मंत्रियों के कार्य शक्तियाँ देखेंगे, उनकी श्रेणियाँ देखेंगे, उनका आकार देखेंगे, उसके बारे में अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात होती है साथियों यहाँ पर से आर्टिकल 163 में तो राज्यपाल की सलाह और सहायता के लिए इसको किया जाता है साथियों। साथ ही बात करें तो राज्यपाल की सहायता के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होता है। आगे दूसरा आता है साथियों अनुच्छेद 164 में क्या कहा गया कि मंत्रियों की नियुक्ति के बारे में कहा गया है, उनका कार्यकाल कितना होगा, उनको शपथ के बारे में बात की गई है, वेतन और भत्तों के बारे में बात की गई है। साथ ही विधानसभा के प्रति सामूहिक उत्तरदायित्व मंत्रियों के बारे में बताया गया है। आगे बात करते हैं मंत्रियों के कार्य और शक्तियों के बारे में।
राज्य प्रशासन का संचालन करते हैं वो, विधानमंडल की विधायी कार्य का अंदर भाग लेते हैं, नीति निर्माण में भाग लेते हैं, राज्यपाल को सलाह भी देते हैं। ठीक है, आगे बात करें तो श्रेणियों के बारे में। श्रेणियाँ मंत्रियों की 3 आपको देखने को मिलेंगी। पहले नाम आता है कैबिनेट मंत्री, राज्य मंत्री और उप मंत्री। सबसे पहले बात करें साथियों कैबिनेट मंत्री के बारे में अपन थोड़ी चर्चा कर लेते हैं। ठीक है, कैबिनेट मंत्री के बारे में जब जिक्र होता है तो यह मंत्रिपरिषद का छोटा सा भाग होता है। यह अपने अपने विभाग के मुखिया होते हैं। इनके पास में से क्या होता है कि राज्य के महत्वपूर्ण विभाग होते हैं, जैसे गृह विभाग हो गया, वित्त विभाग हो गया, कृषि हो गया और कृषि के साथ में उद्योग हो गया। ये सारे आपको देखने को मिलेंगे। अब नाम आता है साथियों राज्य मंत्री का। राज्य मंत्री का क्या होता है साथियों, राज्य मंत्रियों को या तो स्वतंत्र प्रभार दिया जाता है या फिर उन्हें कैबिनेट मंत्रियों के साथ संबंध किया जाता है। दूसरा बात करते हैं उप मंत्री के बारे में। इन्हें स्वतंत्र प्रभार नहीं दिया जाता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं आकार के बारे में। बात करें तो साथियों आपको मैंने बता दिया कि विधानसभा के सदस्यों का 15% आपको देखने को मिल जाता है। अब बात करें राज्य विधानसभा के बारे में। तो राज्य विधानसभा के बारे में जब जिक्र होता है तो सबसे पहले विधानसभा का संगठन आपको देखने को मिलता है, जिसमें से अनुच्छेद 170 में बात की गई है। विधानसभा के कार्यों के बारे में बात की गई है अनुच्छेद 187 में, और राजस्थान की विधानसभाओं के बारे में चर्चा अपन करने वाले हैं। पहले बात करते हैं साथियों अपन विधानसभा के संगठन के बारे में, जो आर्टिकल 170 में बात की गई है। इसके अंदर से क्या होता है, देखो साथियों, इसमें यह बताया गया कि सदस्यों की संख्या, जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950, अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित, अवधि बताई गई है, योग्यता बताई गई है, शपथ बताई गई 188 के अंदर से। इनके बारे में अपन थोड़ा सा देख लेते हैं। देखो साथियों, विधानसभा के प्रतिनिधियों को प्रत्यक्ष मतदान और वयस्क मताधिकार द्वारा निर्वाचित किया जाता है। थोड़ा सा याद रखना है। इसमें से साथियों अधिकतम संख्या हो सकती है 500 और न्यूनतम संख्या तय की गई है साथियों 60। ठीक है, और ये किस पर डिपेंड होता है, ये डिपेंड होता है जनसंख्या के आधार पर। लेकिन कुछ राज्य हैं जिसके अंदर से, जैसे सिक्किम हो गया जिसमें 32 ही हैं, गोवा हो गया 40 ही हैं, मिजोरम 40 ही हैं, पुडुचेरी में 30 ही हैं, ये आपको देखने को मिल जाती हैं। राज्य इसके अंदर से बात करें तो वर्तमान में सर्वाधिक विधानसभा सीटों वाले राज्यों के बारे में बात करें ना साथियों, तो यूपी पहले नंबर पर आता है। यूपी के अंदर हैं 403 सीटें हैं, पश्चिम बंगाल में 294 हैं, महाराष्ट्र में 288 हैं और बिहार के अंदर से साथियों 243 आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें अनुसूचित जाति जनजाति के लिए स्थान आरक्षित हैं, उसके अंदर से क्या साथियों, ये अनुच्छेद कौन से में बताया गया है, अनुच्छेद 332 में बताया गया है। किस में बताया गया है, 332 के अंदर से बात की गई है। इसके अंदर से साथियों क्या इसमें किस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा, संविधान के राज्य की जनसंख्या के अनुपात के आधार पर इनको सीटों का बंटवारा किया जाता है। बात करें अपने राजस्थान के अंदर से साथियों, तो अनुसूचित जाति हेतु 34 हैं और अनुसूचित जनजाति हेतु 25 सीटें आपको देखने को मिलेंगी। ठीक है, अनुसूचित जाति के लिए कितनी सीटें हैं अपने राजस्थान के अंदर से साथियों, कितनी आरक्षित हैं, 34 सीटें हैं। और जनजाति के लिए बात करें तो साथियों कितनी हैं, 25 सीटें आरक्षित की गई हैं और ये जनसंख्या के आधार पर इनको डिसाइड किया जाता है मेरे भाई। आगे बात करते हैं इनकी अवधि के बारे में। तो आपको पता है कि 5 वर्ष तक इनका कार्यकाल होता है। इनकी जो अवधि है ये आर्टिकल 172(1) में बात की गई है। किसमें बात की गई है, 172(1) के अंदर से। दूसरा बात करें योग्यता के अंदर से, तो विधानसभा के सदस्यों के लिए आहर्ताएँ योग्यताएं हैं, ये किस में बात की गई है साथियों, ये बात की गई है 173 में। अनुच्छेद 173 के अंदर से बात की गई, वो भारत का नागरिक होना चाहिए, 25 वर्ष की आयु पूर्ण करना होना चाहिए, तभी वो चुना जाएगा। आगे बात करते हैं अपन अनुच्छेद 188 के अंदर से शपथ के बारे में बात की गई है। 188 के अंदर से क्या आता है कि विधानमंडल के सभी सदस्यों को राज्यपाल तथा उसके समक्ष अधिकृत किसी व्यक्ति के द्वारा शपथ दिलाई जाती है। विधानमंडल के सभी सदस्य हैं वो अनुसूची 3 के दिए गए प्रारूप के अनुसार संविधान की प्रतिष्ठा और निष्ठा के लिए शपथ लेते हैं। ये थोड़ा सा याद रख लेना। ये चीज़ें मैंने बताई थी। सदस्य संख्या 60 और 500 हो सकती है। केंद्र शासित में 30 सदस्य आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें योग्यता की, योग्यता में आपको मैंने बता दिया। आगे बात करें विधानसभा के कार्यों के बारे में अपन थोड़ा चर्चा कर लेते हैं, जो 187 में बात की गई है। 187 के अंदर से साथियों देखो क्या होगा, इसके अंदर से साथियों एक तो स्थायी सचिवालय अधिकारी अनुच्छेद 178 में आपको देखने को मिले, और बात की जाए अध्यक्ष उपाध्यक्ष के बारे में बात की गई है। गणपूर्ति या फिर कोरम जो अनुच्छेद 189 में आपको बात की गई है। इसके अंदर से साथियों क्या होता है, गण और कोरम के बारे में बात कर देता हूं अपन। किसी भी कार्य करने के लिए सदन में उपस्थित सदस्यों की न्यूनतम संख्या को क्या कहते हैं साथियों, कोरम कहा जाता है। यह सदस्य की कुल सदस्यों का 10वां हिस्सा बताया जाता है। थोड़ा सा याद रख लेना, ठीक है। इसमें से थोड़ा सा अपन
देख लेते हैं। देखो अनुच्छेद 174 के बारे में नए होकर अपन बात करते हैं। अनुच्छेद 178 नहीं 174 में इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा भाई, इसमें से राज्य विधानसभा के जो मेन रूप से सत्र हैं उनके बारे में बात करनी होती है। जैसे क्या होता है, देखो आपको सत्र आहूत करना, सत्र स्थगित करना, सत्रावस करना, ये 3 चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। पहला बात करें आहूत करने का मतलब क्या होता है। आहूत करने का मतलब होता है कि राज्य विधानसभा के प्रत्येक सदन को राज्यपाल समय समय पर क्या होता है, बैठक बुलाकर बुलावा भेजता है और दोनों सदनों के बीच में 6 माह से अधिक का समय नहीं होना चाहिए। दूसरा बात करते हैं स्थगन के बारे में। स्थगन के अंदर से क्या होता है साथियों कि बैठक को किसी भी समय विशेष के लिए स्थगित किया जा सकता है। स्थगन का अधिकार सदन के पीठासीन अधिकारी को होता है, याद रखना। दूसरा बात करते हैं सत्रावसान शब्द के नाम से शब्द आता है कि पीठासीन अधिकारी या फिर अध्यक्ष या फिर सभापति अपन बोल सकते हैं कि कार्य संपन्न होने के बाद में सत्र को अनिश्चित काल के लिए स्थगन करने की घोषणा करने का आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करती हैं शक्तियों और महत्वों के बारे में। तो शक्तियों और महत्वों के बारे में जो चर्चा होती है वो देखने को मिल जाती है। साथ ही धन विधेयक के संबंध में अनुच्छेद 198 में बात की गई है। धन विधेयक विधान परिषद में पेश नहीं किया जा सकता, याद रखना। धन विधेयक राज्यपाल की पूर्व स्वीकृति से विधानसभा में भी प्रस्तुत किया जाता है। विधानसभा में पारित होने के बाद में धन विधेयक को विधान परिषद में विचारार्थ हेतु भेजा जाता है। विधान परिषद न तो उसे अस्वीकार कर सकती है, न इसमें से संशोधन कर सकती है, याद रखना, ठीक है। विधान परिषद है वो केवल सिफारिश कर सकती है और 14 दिनों में विधेयक को लौटाना होता है। विधानसभा विधान परिषद के सुझावों को स्वीकार कर सकती है, अस्वीकार भी कर सकती है, वो उस पर डिपेंड रहता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करें मेरे भाई अध्यक्ष और उपाध्यक्ष के बारे में बात करते हैं। अध्यक्ष और उपाध्यक्ष सदस्यों सदन द्वारा चुना जाता है साथियों। इसकी अवधि 5 वर्ष आपको देखने को मिलती है। त्यागपत्र वो एक दूसरे को देते हैं और उनको हटाना होता है तो बहुमत से उनको हटा सकते हैं। आगे बात करें साथियों गणपूर्ति कोरम, ये बात मैंने बता दी साथियों। दूसरा बात करते हैं धन विधेयक के संबंध के अंदर से 198 में बात की गई है। विधान परिषद की सिफारिशें होती हैं साथियों, 14 दिन के अंदर से भीतर लौटाना पड़ता है। आगे बात करते हैं राजस्थान की विधानसभाओं के बारे में। राजस्थान की विधानसभाओं का जब जिक्र होता है तो साथियों पहली विधानसभा आती है 1952 से 1967 के अंदर से आती है। अभी कौन सी है, 16वीं विधानसभा है, याद रखना। 2023 से 2028 तक आपको देखने को मिलेगी मेरे भाई। इसके अंदर से क्या होता है कि 199 सीटों के ऊपर से चुनाव संपन्न किए जाते हैं, ठीक है। साथ ही बात करें तो राजस्थान में विधानसभा की समितियां अपन देखेंगे या वर्तमान में कितनी हैं। राजस्थान के विधानसभा अध्यक्ष अपन देखेंगे, साथ ही राजस्थान के प्रमुख मंत्री परिषद अपन देखने वाले हैं। पहले बात कर लेते हैं साथियों यहाँ पर से राजस्थान में विधानसभा की जो प्रमुख समितियां हैं वो कौन कौन सी हैं। लोक लेखा समिति, प्राक्कलन समिति क, प्राक्कलन समिति ख, सरकारी उपक्रम समिति आपको देखने को मिलती है। अब बात करते हैं, देखो साथियों सबसे पहले नाम आता है लोक लेखा समिति के बारे में। लोक लेखा समिति के बारे में बात करें तो राज्य सरकार पर वित्तीय नियंत्रण और निगरानी हेतु विधानसभा की लोक लेखा समिति प्रथम बार जो गठित की जाती है वो 1952 में की जाती है, ठीक है। और इसमें सदस्यों को विधानसभा सदस्यों द्वारा अपना एकल संक्रमण मत पद्धति द्वारा चुनाव किया जाता है। इसमें सदस्य संख्याओं की बात करें तो मेरे भाई कितने होते हैं, 15 होते हैं, ठीक है। आगे बात करता हूँ, इसका जो अध्यक्ष होता है वो विरोधी दल का सदस्य होता है जिसका चुनाव साथियों विधानसभा अध्यक्ष द्वारा किया जाता है, ठीक है। दूसरी बात करें तो साथियों लोक लेखा समिति के अंदर से क्या होता है कि इसमें कोई भी मंत्री है वो समिति का सदस्य नहीं हो सकता और इस समिति का जो कार्यकाल होता है वो 1 वर्ष तक आपको देखने को मिलता है, ठीक है। दूसरा बात करते हैं, दूसरा आता है दोस्त प्राक्कलन समिति के बारे में अपन बात करें तो इसके अंदर से क्या होता है कि विधानसभा द्वारा इस समिति को गठित किया जाता है और अपने सदस्यों से एकल संक्रमण पद्धति द्वारा प्रतिवर्ष इसका चयन होता है। और दूसरा जाता है साथियों प्राक्कलन समिति ख के बारे में बात करें तो 15 सदस्य आपको देखने को मिल जाते हैं, लेकिन लास्ट में आता है सरकारी उपक्रम समिति। सरकारी उपक्रम समिति के अलावा यहाँ पर से बोल सकते हैं अपन लोक उपक्रम समिति। क्या बोल सकते हैं साथियों अपन, लोक उपक्रम समिति के बारे में अपन चर्चा करते हैं। इसके अंदर से क्या होता है कि सरकारी उपक्रमों पर वित्तीय नियंत्रण स्थापित करने हेतु विधानसभा द्वारा जो इस समिति का गठन किया जाता है साथियों। लोक उपक्रम समिति का गठन है वो विधानसभा के 15 सदस्यों से मिलकर किया जाता है और सभी 15 सदस्यों का चुनाव 1 वर्ष के लिए होता है, ठीक है। थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं अपन राजस्थान विधानसभा के अध्यक्षों के बारे में। प्रथम कौन थे साथियों, नरोत्तम लाल जोशी थे, याद रखना। 1952 से 1967 तक आपको 57 तक आपको देखने को मिलेंगे। वर्तमान में कौन है, वासुदेव देवनानी है, 16वीं विधानसभा के
राजस्थान विधानसभा अध्यक्ष। ठीक है, आगे बात करते हैं राजस्थान के प्रमुख मंत्री परिषद के बारे में। तो मंत्री परिषद के बारे में जब जिक्र करते हैं तो सबसे पहले अपन मुख्यमंत्री के बारे में बात कर लेते हैं। तो मुख्यमंत्री कौन है साथियों? श्री भजनलाल शर्मा आपको देखने को मिल जाते हैं। इनके पास में कौन कौन से विभाग हैं? कार्मिक विभाग हो गया, आबकारी हो गया, गृह विभाग हो गया, आयोजना विभाग और सामान्य जो प्रशासनिक विभाग है वो भी इनके पास में है। नीति निर्धारक प्रकोष्ठ में है वो भी आप इनके पास में जाता है। सूचना और जनसंपर्क विभाग है वो भी इनके पास में है साथियों, और ACB वाला वो भी इनके पास में है। अब बात करें अपन साथियों, जो 2 उप मुख्यमंत्री हैं इसमें से नाम आता है सुश्री दिव्या कुमारी जी आते हैं, और दूसरा नाम आता है साथियों किसका जाता है? यहाँ पर से डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा का जाता है। ठीक है, और कैबिनेट मंत्री आपको देखने को मिल जाते हैं करीबन, देखो कौन कौन 12 कैबिनेट मंत्री आपको देखने को मिलते हैं, जिसमें से श्री करोड़ीलाल मीणा जी हैं। दूसरा बात करें तो श्री गजेंद्र सिंह हैं, फिर कर्नल राजेंद्र सिंह राठौड़ हैं, मदन दिलावर हैं, कन्हैयालाल चौधरी हैं साथियों, जोगाराम पटेल जी हैं। दूसरा बात करें सुरेश सिंह रावत हैं साथियों, श्री अविनाश गहलोत हैं, फिर सुमित गोदारा हैं, फिर जोगाराम कुमावत हैं साथियों, बाबूलाल खराड़ी हैं, हेमंत मीणा। ये सारे के सारे साथियों कैबिनेट मंत्री आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं अपन उच्च न्यायालय के बारे में बात करते हैं। उच्चतम न्यायालय के बाद में साथियों उच्च न्यायालय आता है, उसके साथ में अधीनस्थ न्यायालय आता है, और अधीनस्थ न्यायालय के साथ में आपको दीवानी मामले, फौजदारी मामले और साथ ही अधीनस्थ न्यायालय का न्यायालय, आपको ये सारी की सारी अपन चीज़ें देखने वाले हैं। उच्च न्यायालय के बारे में चर्चा करते हैं। देखो साथियों, भारत में न्यायिक व्यवस्था के लिए इसको बनाया गया है। गठन और इतिहास अपन देखेंगे, न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे, योग्यता अपन देखेंगे, शपथ अथवा प्रतिज्ञान अपन देखेंगे, वेतन भत्ते देखेंगे, कार्यकाल देखेंगे, न्यायाधीशों को हटाना, कार्यकाल और मुख्य न्यायाधीश अपन चर्चा करने वाले हैं। अतिरिक्त और कार्यवाहक न्यायाधीशों के बारे में अपन चर्चा करेंगे, सेवानिवृत्ति और न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में अपन चर्चा करेंगे, न्यायाधीशों का स्थानांतरण अपन देखेंगे, और अधिकार और शक्तियाँ अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें भारत में न्यायिक व्यवस्था। भारत में जो न्यायिक व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी 3 प्रकार की मिलेगी। उच्चतम न्यायालय सबसे पहला ऊंचा इसी का होता है साथियों, और इसके बाद में बात करें तो ये नीचे 2 होते हैं इसके भाग। इसके नीचे कौन आता है? उच्च न्यायालय आता है, और उच्च न्यायालय के साथ में किसका नाम आता है साथियों? अधीनस्थ न्यायालय आ जाता है। पहले नंबर पर कौन होता है साथियों? ये होता है। दूसरे पर कौन होता है? ये होता है। तीसरे पर कौन होता है? ये होता है। ठीक है, और बाद में बात करें तो इस अधीनस्थ न्यायालय को 3 भागों में बांट दिया जाता है। ठीक है, 3 भागों में बांटने से पहले अपन बात करें तो अधीनस्थ न्यायालय के अंदर से 2 मामले आते हैं, एक तो दीवानी मामले और दूसरा फौजदारी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं साथ ही? दीवानी मामलों के अंदर से जिला न्यायालय में आ गया, साथ ही अधीनस्थ न्यायालय और न्यायाधीश आ जाता है, और दूसरा बात करें तो साथियों नाम आता है मुंसिफ अदालत आपको देखने को मिलती है। उसी प्रकार से फौजदारी मामलों के बारे में बात करें तो इसमें से सत्र न्यायालय, मुख्य न्यायालय और दंडाधिकारी का न्यायालय आपको देखने को मिलेगा, और न्यायिक दंडाधिकारी का न्यायालय आपको देखने को मिलता है। इस प्रकार से इसमें से डिवाइड किया गया है। आगे बात करें देखो साथियों, गठन और इतिहास के बारे में अपन चर्चा करते हैं। 25वां उच्च न्यायालय 1 जनवरी 2019 को, याद रखना, अमरावती आंध्र प्रदेश में बनाया गया। केंद्र शासित प्रदेशों में दिल्ली, जम्मू कश्मीर में अलग न्यायालय हैं, याद रखना है। अनुच्छेद 214 में क्या गया कि प्रत्येक राज्य के लिए एक उच्च न्यायालय की स्थापना होगी। अनुच्छेद 216 में क्या गया साथियों? उच्च न्यायालय का गठन किया गया है। न्यायाधीशों की संख्या निश्चित नहीं की गई है। साथ ही बात करें तो साथियों राजस्थान उच्च न्यायालय का जो गठन होता है, फिर स्थापना होती है, वो 29 अगस्त 1949 को जोधपुर में की जाती है। पहला मुख्य न्यायाधीश कौन थे साथियों? कमलकांत वर्मा थे। दूसरा बात करें पीठों के बारे में तो देखो, प्रमुख जो पीठ है वो जोधपुर में है, और इसकी खंड पीठ है वो कहाँ पर है साथियों? 1977 के अंदर से जयपुर में बनाई गई। वर्तमान में बात करें तो साथियों वर्तमान में 25 उच्च न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में। न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 217 में बात की गई है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है साथियों। मुख्य न्यायाधीश की नियुक्ति होती है वो राष्ट्रपति प्लस भारत के मुख्य न्यायाधीश प्लस संबंधित राज्य के राज्यपाल के परामर्श से की जाती है। अन्य न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात करें तो राष्ट्रपति, मुख्य न्यायाधीश, संबंधित राज्य के राज्यपाल, उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश से परामर्श होती है। आगे बात करें तो साथियों कॉलेजियम प्रणाली आपको देखने को मिलेगी। इसमें से क्या होता है कि उच्चतम न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश प्लस 2 वरिष्ठ न्यायाधीश आपको देखने को मिलते हैं। योग्यता के बारे में बात करें तो अनुच्छेद 217(2) में बात की गई है, भारत का नागरिक होना चाहिए। साथ ही बात करें तो भारत के न्यायिक पद पर 10 वर्ष का अनुभव होना चाहिए। उच्च न्यायालय में अधिवक्ता के रूप में 10 वर्ष का अनुभव भी होना चाहिए। ठीक है, आगे बात करते हैं शपथ अथवा प्रतिज्ञान के बारे में अपन चर्चा करें मेरे भाई, तो ये अनुच्छेद 219 में बात की गई है।
आगे बात करें तो राज्यपाल अथवा राज्यपाल द्वारा नियुक्त व्यक्ति द्वारा शपथ दिलाई जाती है। संविधान की तीसरी अनुसूची के अनुसार शपथ ली जाती है। आगे बात करें मेरे भाई वेतन और भत्तों के बारे में, तो अनुच्छेद 221 में बात की गई है, संसद द्वारा निर्धारित किए जाते हैं। भारत के संचित निधि से भुगतान इनको किया जाता है। मुख्य न्यायाधीश को साथियों 2.5 लाख रुपये प्रतिमाह दिया जाता है और अन्य न्यायाधीश को साथियों वो मिलता है 2,25,000 रुपये प्रतिमाह दिया जाता है। पेंशन बात करें तो साथियों अंतिम वेतन का 50% प्रतिमाह दिया जाता है। आगे बात करते हैं कार्यकाल के बारे में। बात करें तो साथियों अनुच्छेद 217(1) में बात की गई है, 62 वर्ष की आयु तक पद पर रह सकता है। राष्ट्रपति को संबोधित त्याग पत्र दे सकता है साथियों। आगे बात करें तो संसद की सिफारिश पर राष्ट्रपति द्वारा पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं न्यायाधीशों को हटाने के बारे में। राष्ट्रपति के आदेश से हटाया जा सकता है साथियों। दुर्व्यवहार या फिर अक्षमता के आधार पर हटाया जा सकता है। संसद के दोनों सदनों द्वारा पारित प्रस्ताव पर आधार पर हटाया जा सकता है और प्रत्येक सदन में कुल सदस्य संख्या का बहुमत होना चाहिए। उपस्थित व मत देने वाले सदस्यों को 2/3 बहुमत होने की जरूरत होती है साथियों। राष्ट्रपति के आदेश से पद से हटाया जा सकता है। ठीक है, आगे बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में बात करते हैं। और साथियों जो उच्चतम न्यायालय फिर न्यायालय का जो भी निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, सभी को मान्य होता है, चाहे कोई भी हो, सबके लिए बराबर होता है साथियों। अपने देश के अंदर से जो न्यायपालिका है वो सबसे ऊंचा स्थान अपना रखती है। ठीक है, उसके खिलाफ अपन कुछ भी नहीं बोल सकते। उनका जो न्याय होगा वो अपने सर माथे अपने को करना पड़ेगा और न्यायालय के द्वारा कभी भी साथियों अन्याय नहीं न्याय किया जाता है। ठीक है, और न्यायालय के द्वारा जो निर्णय दिया जाता है उसके खिलाफ कभी भी अपन कोई भी आंदोलन या कोई भी प्रोटेस्ट नहीं कर सकते। जिस प्रकार से अभी देखा होगा थोड़े दिन पहले ही एसआई का एक निर्णय आया था जिसके अंदर से अभी जो चयनित पक्ष हैं वो न्यायालय के खिलाफ अपन क्या कर रहे हैं, आंदोलन कर रहे हैं। वो गलत है साथियों। आप उसके लिए आप दूसरे कोर्ट में जाइए, डबल बेंच में जाइए, सुप्रीम कोर्ट में जाइए, ये चीज़ें हो सकती हैं, लेकिन न्यायालय के ऊपर से आप टिप्पणी नहीं कर सकते। वो उसका जो न्याय होता है या फिर उसका जो निर्णय होता है वो सर्वमान्य होता है, सभी को मानना पड़ता है साथियों। आगे बात करते हैं कार्यकारी मुख्य न्यायाधीश के बारे में। तो अनुच्छेद 223 में बात की गई है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त होता है साथियों। पद रिक्त होने की अनुपस्थिति में आपको इसको नियुक्त किया जाता है। अस्थायी न्यायाधीश होते हैं साथियों। कार्यकारी न्यायाधीश है वो 62 वर्ष की आयु तक कार्य कर सकता है, ये थोड़ा सा याद रख लेना। आगे बात करते हैं अतिरिक्त अथवा कार्यवाहक न्यायाधीश के बारे में बात करें तो इसमें से अनुच्छेद 224 में बात कही गई है, राष्ट्रपति द्वारा नियुक्त किया जाता है। कार्य में वृद्धि या फिर लंबित मामलों के कारण इनको नियुक्त किया जाता है। अधिकतम 2 वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है साथियों। सेवानिवृत्ति की आयु 62 वर्ष से अधिक नहीं है, याद रखना है। आगे बात करते हैं सेवानिवृत्त न्यायाधीशों की नियुक्ति के बारे में बात होती है। ठीक है, इसमें से अनुच्छेद 224A में बात की गई है, मुख्य न्यायाधीश के द्वारा नियुक्ति की जाती है, राष्ट्रपति की पूर्व सहमति से होती है साथियों। उच्च न्यायालय के न्यायाधीश के रूप में बैठने के कार्य करने का अनुरोध आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करें न्यायाधीशों के स्थानांतरण के बारे में। इसमें से अनुच्छेद 222 में बात की गई है, राष्ट्रपति द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। भारत के मुख्य न्यायाधीश के पद से परामर्श ली जाती है और क्षतिपूर्वक भत्ता प्राप्त करने का अधिकार इसके पास में देखने को मिलता है। आगे बात करते हैं मेरे भाई अधिकार और शक्तियों के बारे में। इसमें से मूल अधिकारिकता आपको देखने को मिलेगी, अपीलीय अधिकारिकता देखने को मिलेगी, पर्यवेक्षण संबंधी अधिकारिकता देखने को मिलेगी, नियंत्रण संबंधी अधिकारिकता, न्यायिक पुनरावलोकन की शक्ति आपको देखने को मिलेगी, अभिलेख न्यायालय आपको देखने को मिल जाते हैं। अब बात करते हैं सबसे पहले मूल अधिकारिकता के बारे में। मूल अधिकारिकता का जब जिक्र होता है साथियों अनुच्छेद 226 में बात की गई है। रीट अधिकारिकता इसमें से देखने को मिल जाती है, जिसमें से विवाह, तलाक, कंपनी, कानून, न्यायालयों की अवमानना आपको देखने को मिलेगी। दूसरा बात करें सांसद और राज्य विधानसभा सदस्यों के निर्वाचन संबंधी विवाद आपको देखने को मिलेंगे। राजस्व मामले या फिर राजस्व संग्रहण के लिए बनाए गए किसी भी अधिनियम अथवा आदेश के संबंध में आपको देखने को मिलेंगे। मूल अधिकारों में परिवर्तन आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो संविधान की व्याख्या से संबंध में अधीनस्थ न्यायालय के स्थानांतरण आपको देखने को मिलते हैं। उच्च महत्व वाले मामलों के अंदर से बात करें तो आपको 4 उच्च न्यायालय देखने को मिलेंगे, जिसमें कलकत्ता, बम्बई, मद्रास और दिल्ली हैं। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। नेक्स्ट आता है साथियों अपीलीय अधिकारिकता के बारे में। इसमें से 2 भागों में बांट दिया गया, दीवानी मामले और फौजदारी मामले। दीवानी मामले कौन से होते हैं साथियों, देखो इसमें से अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय के विरुद्ध अपील हो सकती है। दूसरा बात करें मौलिक और अन्य कानून संबंधी मामले हो सकते हैं।
फौजदारी मामलों के बारे में बात करें तो साथियों सत्र न्यायालय फिर अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के निर्णय के विरुद्ध आपको देखने को मिलता है, या फिर बात कर सकते हैं कि जो मृत्युदंड की जो सज़ा होती है उसके अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश के द्वारा की जाती है। ये फौजदारी मामले आपको देखने को मिलते हैं इसके अंदर से। आगे बात करते हैं पर्यवेक्षण संबंधी आधिकारिकता के बारे में। इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा साथियों, अनुच्छेद 227 में देखने को मिल जाता है अधीनस्थ न्यायालयों का पर्यवेक्षण आपको देखने को मिलेगा। अधीनस्थ न्यायालयों के विवरण मांग आपको देखने को मिलेगा और सामान्य नियम और जानकारी करना इसमें से देखने को मिलता है। लेखा जोखा जांचना, साथ ही बात करें शुल्क और तालिका निर्धारण करना, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करते हैं नियंत्रण संबंधी आधिकारिकता। इसमें से आपको क्या देखने को मिलेगा, अधीनस्थ न्यायालयों पर नियंत्रण आपको देखने को मिलेगा। पदोन्नति, स्थानांतरण, अवकाश संबंधी नियम आपको देखने को मिलते हैं। आगे बात करते हैं राज्य का प्रशासनिक ढांचा के बारे में। राज्य के प्रशासनिक ढांचा के अंदर से सबसे चर्चा होती है तो सबसे पहले नाम आता है मुख्य सचिव का, मुख्यमंत्री सचिवालय, साथ ही बात करें मुख्यमंत्री कार्यालय। इसमें से मुख्यमंत्री भी आपको देखने को मिल जाता है। सबसे पहले बात करें मुख्य सचिव के बारे में। मुख्य सचिव की परिभाषा अपन देखेंगे, नियुक्ति देखेंगे, कार्यकाल, शक्तियाँ, मुख्य सचिव के कार्य क्या होते हैं, संबंधित तथ्य अपन देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करें परिभाषा के बारे में। राज्य प्रशासन का प्रमुख होता है, राज्य लोक सेवा आयोग का प्रमुख होता है, साथियों प्रशासकीय प्रमुख भी होता है और राज्य के मुख्य कार्यकारी अधिकारी भी यही होता है। आगे बात करें देखो साथियों, इसकी जो नियुक्ति होती है मुख्यमंत्री द्वारा की जाती है। कार्यकाल के बारे में बात करें, निश्चित नहीं होता साथियों, मुख्यमंत्री के प्रसाद पर्यंत तक रह सकता है। आगे बात करें शक्तियाँ इनके पास में कौन सी होती हैं, मंत्रिमंडल का केंद्र, मुख्यमंत्रियों का विश्वास पात्र होता है साथियों, और मंत्रिमंडल का सचिव भी के रूप में कार्य करता है। आगे बात करें तो प्रशासकीय विभाग का समन्वय आपको देखने को मिलेगा, समस्त सचिवों का प्रमुख भी यही होता है। आगे बात करें मुख्य सचिव के कार्यों के बारे में। नीति निर्माण का कार्य होता है, वित्तीय नियोजन और व्यवस्था होती है, प्रशासनिक संबंधी कार्य होता है, कानून और व्यवस्था आपको देखने को मिलेगी, मुख्य प्रशासन के सलाहकार के रूप में होता है, मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित करना होता है साथियों, राज्य सरकार का मुख्य प्रवक्ता होता है, विभिन्न विभाग का समन्वय इसके पास में होता है साथियों, आपातकाल में प्रशासन भी इनके पास में होता है साथियों। साथ ही बात करें तो नियोजन संबंधी भी कार्य इनका रहता है और प्रमुख जो प्रशासनिक अधिकारी के रूप में भी कार्य यही करता है। आगे बात करते हैं संबंधित तथ्यों के बारे में। राजस्थान में मुख्य सचिव का कार्यकाल है 1951 में स्टार्ट होता है साथियों, ठीक है। और बात की जाए तो साथियों श्री भगवंत सिंह मेहता है ना, इनका जो कार्यकाल है वो मुख्य सचिवों में सर्वाधिक रहा है, याद रखना, 1958 से 1964 तक। दूसरा बात करें श्रीमती कुशल सिंह है, यह प्रथम महिला मुख्य सचिव थी, याद रखना है। दूसरा बात करें तो देखो साथियों प्रथम मुख्य सचिव कौन थे, तो याद रखना के राधाकृष्णन राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव थे, याद रखना। ये 13 अप्रैल 1949 को राजस्थान के प्रथम मुख्य सचिव बने थे, याद रखना है। आगे बात करते हैं, आगे बात करें तो साथियों वर्तमान में कौन है मुख्य सचिव, तो याद रखना सुधांशु पंत आपको देखने को मिल जाते हैं। आगे देखते हैं, देखो साथियों यहाँ पर से नाम आता है मुख्यमंत्री सचिवालय या फिर मुख्यमंत्री कार्यालय के बारे में बात करें। स्थापना, संरचना और कार्यों के बारे में जो चर्चा होती है तो सबसे पहले स्थापना बंद देखते हैं। 1951 में स्थापित किया जाता है। राज्य का प्रशासनिक ढांचा आपको देखने को मिल जाता है साथियों। इनके जो कार्यों के बारे में बात करें, प्रशासनिक सहायता प्रदान करना, साथ ही पत्रों और फाइलों का कार्य, विभिन्न विभागों की जानकारी, विभागीय समन्वय और नियमों और आदेशों में का निर्माण होता है साथियों। बात करें तो मुख्यमंत्री के भाषण और प्रेस वक्ताओं का निर्माण होता है साथियों। इसमें से जनसंपर्क और मीडिया प्रबंधन का कार्य इसमें से आपको देखने को मिलेगा। मंत्रिमंडल की बैठक का आयोजन करवाना भी होता है, मुख्यमंत्री को सलाह देने का काम होता है, साथ ही अन्य विभागों का समन्वय भी आपको देखने को मिलता है और मुख्य सचिव के सहयोग से होता है। आगे बात करते हैं, देखो साथियों संरचना के बारे में बात करें तो प्रमुख जो IAS अधिकारी होता है वो इनका प्रमुख होता है साथियों, बाद में सचिव, फिर उप सचिव और बाद में सहायक आपको देखने को मिल जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं, आगे नाम आता है साथियों जिला प्रशासन और पुलिस प्रशासन का नाम आपको देखने को मिलता है। तो सबसे पहले जिला प्रशासन सामान्य आपको देखने को, फिर जिला कलेक्टर, फिर उपखंड अधिकारी SDM, तहसीलदार, पटवारी, फिर पुलिस प्रशासन, फिर समन्वय व्यवस्था आपको देखने को मिल जाती है। सबसे पहले बात करें जिला प्रशासन के बारे में तो साथियों इसमें प्रशासनिक इकाइयाँ देखने को मिलेगी, जिलों की संख्या, जिला प्रशासन का कार्य, समन्वय की आवश्यकता, महत्वपूर्ण तिथियाँ आपको देखने को मिल जाती हैं। सबसे पहले बात करें जिला कलेक्टर के बारे में, इसकी विशेषताएँ आपको देखने को मिलेंगी, इनके कार्यों की भूमिका, कार्य एवं भूमिका के बारे में आपको देखने को मिलेगा। साथ ही बात करें तो राजस्व प्रशासन के कार्य आपको देखने को मिलेंगे, विकास कार्यों की भूमिका आपको देखने को मिल जाती है। तो सबसे पहले बात करें उपखंड अधिकारी SDM के बारे में, तो उपखंड की स्थिति आपको देखने को मिलेगी, कार्यों की भूमिका आपको देखने को मिलेगी। साथ ही बात करें
राजस्व प्रशासन के कार्य भी आपको देखने को मिलेंगे, साथ ही विकास कार्यों के कार्य भी आपको देखने को मिल जाते हैं। सबसे पहले बात करते हैं तहसीलदार। तहसीलदार के अंदर से प्रशासन, इसके अंदर से बात करें तो देखो प्रशासनिक सुविधा आपको देखने को मिलती है, नियुक्ति, कार्य और भूमिका देखने को मिलती है, विभिन्न विभाग आपको देखने को मिलेंगे और प्रशासनिक कार्य आपको देखने को मिलेंगे। सबसे पहले बात करें अपन पटवारी, थोड़ा सा इसको मैं डिटेल में बता देता हूँ मेरे भाई। जिला कलेक्टर के बारे में अपन बात करते हैं। तो जिला कलेक्टर क्या होता है साथियों? जिला कलेक्टर होता है जिला प्रशासन का संगठनात्मक ढांचे के शीर्ष पर स्थित होता है। ठीक है, याद रखना साथियों, भारत में जिला कलेक्टर का जो पद का जो सृजन होता है 1772 के अंदर से किया जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो जिला कलेक्टर जो भारतीय प्रशासनिक अधिकारी रैंक का अधिकारी होता है, याद रखना IAS रैंक का अधिकारी होता है। मेन रूप से बात करें, जिला कलेक्टर को जिला प्रशासन की आँख कान नाक कहा जाता है। ठीक है, आगे बात की जाए तो जिला कलेक्टर के जो भी कार्य होते हैं उनके बारे में बात करते हैं। जैसे एक प्रशासनिक अधिकारी के रूप में होते हैं, जिसमें से बात करें तो जिले में मुख्य प्रोटोकॉल अधिकारी के रूप में कार्य करता है। जैसे और बात करें तो जिले में जिला निर्वाचन अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है, जिले में मुख्य जनगणना अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। साथ ही बात करें तो राष्ट्रीय पर्वों को जिलों में मनाना और ध्वजारोहण करने का कार्य भी इन्हीं का होता है साथियों। जिला कोषाधिकार उप कोषाधिकार का पर्यवेक्षण यही करता है। ठीक है, और सरकारी वाहनों, सर्किट हाउस, डाक बंगले पर नियंत्रण का रखरखाव इनका पास ही होता है साथियों। ऐसे बहुत सारी चीज़ें आपको देखने को मिलती हैं। ठीक है, और एक दूसरा जो कार्य आता है साथियों, जिला न्यायाधीश के रूप में या फिर जिला कलेक्टर के रूप में कार्य करता है, वो भी आपको देखने को मिल जाता है। जिसमें से भू राजस्व दरों को निर्धारण करना आता है, भू राजस्व का संग्रहण करना आता है, कर से ऋणों पर वितरण और उनकी वसूली करना आपको देखने को मिल जाता है। ये सारे की सारी चीज़ें आपको देखने को मिल जाती हैं। आगे बात करें मेरे भाई, जिला दंड अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। जिला दंड अधिकारी में जिसमें से जिले में शांति व्यवस्था और कानून बनाए रखने के लिए आ जाता है। शांति भंग होने की उत्पन्न स्थिति के अंदर से क्या होता है साथियों, धारा 144 का आदेश भी यही करता है। ठीक है, ऐसे बहुत सारे कार्य होते हैं। एक आता है साथियों जिला विकास अधिकारी के रूप में भी कार्य करता है। ठीक है, अब दूसरा जो नाम आता है उपखंड अधिकारी, बोल सकते हो आप बोल सकते हो कि इसको SDM। राज्य में जिला में उपखंड का अधिकारी में विभक्त होता है साथियों। इस प्रकार से आपको देखने को मिलेगा। जिले में एक से अधिक उपखंड होते हैं तो जिसमें से बात सकते हैं अपन, ये जो उपखंड अधिकारी है जिला कलेक्टर और तहसीलदारों के मध्य प्रशासनिक कड़ी का कार्य करता है। ये थोड़ा सा याद रख लेना मेरे भाई। आगे बात करें तो उपखंड अधिकारी राज्य प्रशासनिक सेवा का अधिकारी होता है, ये थोड़ा सा याद रखना। अब उपखंड अधिकारी के कार्य और भूमिका के बारे में बात करते हैं। सबसे पहले बात आती है कि भू राजस्व अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, दूसरा नाम आ जाता है साथियों न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। तीसरा जो आता है साथियों उपखंड दंड नायक के रूप में कार्य करता है। और एक आ जाता है साथियों प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। देखो साथियों, नाम आ जाता है किसका, तहसीलदार कहा जाता है। तहसीलदार की प्रशासनिक सुविधाओं के बारे में अपन बात करें तो देखो साथियों, तहसीलदार के अंदर से क्या होता है कि प्रशासनिक सुविधा की दृष्टि से प्रत्येक जिले के उपखंडों में से और उप तहसीलों में विभाजित किया जाता है। तहसील राजस्व प्रशासन के मुख्य रूप में कार्य करता है साथियों, याद रखना। दूसरा नाम आ जाता है कि तहसील का प्रमुख कौन अधिकारी होता है, तहसीलदार होता है, ये भी याद रखना है। तहसीलदार के प्रमुख कार्यों के बारे में बात करें तो भू राजस्व के अधिकारी के रूप में कार्य करता है, न्यायिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है और साथ ही प्रशासनिक अधिकारी के रूप में कार्य करता है। ठीक है, आगे बात करते हैं। नाम आता है पटवारी का। पटवारी के अंदर से क्या होता है कि प्रत्येक तहसील विभिन्न पटवार क्षेत्रों में विभाजित की जाती है और प्रत्येक पटवार क्षेत्र का प्रमुख राजस्व अधिकारी कौन होता है, पटवारी होता है। पटवारी पद का उल्लेख है सर्वप्रथम मुगल काल अपन देखते हैं उसमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, और जो पटवारी का चयन होता है फिर नियुक्ति होती है साथियों राजस्व मंडल अजमेर के द्वारा की जाती है। आगे बात करें जैसो इसके बारे में, जो पटवारी के प्रमुख कार्य होते हैं, भू अभिलेख रखना होता है साथियों, भू राजस्व संग्रहण करना होता है, आपातकाल सहायता के बारे में इसको देखने को मिल जाता है। ठीक है, आगे बात करें तो राजस्व अभियान का संचालन करना होता है, समग्र ग्रामीण विकास करना होता है साथियों, सरकार के विभिन्न कार्य करना इसका काम होता है। आगे बात करते हैं पर नाम आता है किसका, पुलिस अधीक्षक का या फिर पुलिस प्रशासन के बारे में हम बात करते हैं। देखो सबसे पहले बात करें पुलिस प्रशासन में तो भारतीय संविधान में पुलिस आपको देखने को मिलेगी। पुलिस अधिनियम 1861 देखने को मिलेगा, अनुच्छेद 311(1), 311(2) आ जाता है, पुलिस संगठन आ जाता है, फिर कार्य आपको देखने को मिल जाता है। इनके बारे में थोड़ी सी अपन चर्चा कर लेते हैं। देखो साथियों, पुलिस अधीक्षक होता है, ये क्या होता है कि जिला स्तर का सर्वोच्च अधिकारी होता है। भारतीय संविधान में पुलिस है वो राज्य सूची का विषय आपको देखने को मिलता है। भारतीय पुलिस अधिनियम है वो 1861 के तहत कार्य करती है। ठीक है, दूसरा आता है पद की सुरक्षा के बारे में तो साथियों संविधान के अनुच्छेद
311(1) के तहत क्या होता है कि अखिल भारतीय सेवा या फिर राज्य सरकार के किसी भी सरकारी कर्मचारी को अधीनस्थ प्राधिकारी द्वारा नहीं हटाया जा सकता। दूसरा बात करें, दूसरा नाम आता है साथियों 311(2) के अंदर से बात करें, सिविल सेवक की जांच के पश्चात और उसे अपने खिलाफ आरोपों की सूचना देने और उसके संबंध सुनवाई का युक्त अवसर प्रदान करने के पदावधि के बाद में उसको हटाया जा सकता है। दूसरा बात करें तो साथियों नाम आता है यहाँ पर से अनुच्छेद 311 के बात करें तो साथियों इसके तहत संरक्षण प्राप्त कर्मचारी के अंदर से देखो संघ लोक सेवा आ जाता है, अखिल भारतीय सेवा, राज्य लोक सेवा आ जाता है। साथ ही बात करें तो लोक सेवा आयोग के संवैधानिक प्रावधान आपको देखने को मिल जाते हैं। ठीक है, समन्वय स्थापित करने के लिए जिला कलेक्टर का समन्वय आ जाता है, राजस्व अधिकारी का समन्वय, ग्राम विकास की योजनाएं, सरकारी विभागों के समन्वय, इस प्रकार से आपको देखने को मिल जाता है। अब आगे बात करते हैं अपन भारत में न्यायिक व्यवस्था। भारत में न्यायिक व्यवस्था के बारे में चर्चा करें तो अपने को ये नहीं पढ़ना, ये भी नहीं पढ़ना, नीचे वाले पढ़ने हैं, जिसमें अपन बोल सकते हैं कि जिला स्तर की न्यायिक ढांचा है वो अपने को देखना है। ठीक है, यहाँ से स्टार्ट हो जाओ। जिला एवं अधीनस्थ न्यायालय के बारे में अपन चर्चा करते हैं तो प्रत्येक जिले में स्थापित होता है, प्रत्येक राज्य का एक या अधिक होता है। 2 प्रकार के न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं। साथ ही बात करें तो दीवानी न्यायालय और फौजदारी न्यायालय आपको देखने को मिलते हैं। दीवानी न्यायालयों के बारे में जब चर्चा होती है तो धन संबंधी विवाद, आपको विवाद मिलेगा, जमीन विवाद मिलेगा, दीवानी मामलों की सुनवाई आपको देखने को मिलती है। दूसरा आता है फौजदारी न्यायालय। फौजदारी न्यायालयों के बारे में चर्चा होती है तो देखो अपराधों से संबंधित मामले, हत्या, चोरी, डकैती आ जाते हैं। फौजदारी मामलों की सुनवाई इसके अंदर से आपको देखने को मिलती है। आगे बात करें तो न्यायाधीशों की योग्यताओं के बारे में बात करें तो भारत का नागरिक होना चाहिए, न्यूनतम 7 वर्ष वकील का अनुभव होना चाहिए, केंद्र या फिर राज्य सरकार का न्यायिक पद आपको देखने को मिल जाता है। आगे बात करें जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति कौन करता है भाई, राज्यपाल द्वारा की जाती है, उच्च न्यायालय के परामर्श से। दूसरा बात करें अधीनस्थ न्यायालयों का नियंत्रण राज्यपाल करता है या फिर उच्च न्यायालय करता है। न्यायाधीशों का स्थानांतरण कौन करता है साथियों, उच्च न्यायालय द्वारा स्थानांतरण किया जाता है। आगे बात करते हैं देखो साथियों सूचना का अधिकार अधिनियम के अंदर से देखो सबसे पहले अधिनियम की जानकारी। साथ ही बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त और उन आयुक्तों के बारे में बात करेंगे। राज्य सूचना आयुक्त के बारे में देखेंगे, अधिकार अधिनियम 2005 देखेंगे, राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में अपन देखेंगे और महत्वपूर्ण तत्व देखने वाले हैं। सबसे पहले बात करते हैं अधिनियम की जानकारी। 15 जून 2005 को भारत में लागू होता है, 12 अक्टूबर 2005 को जम्मू कश्मीर में लागू होता है। साथियों उद्देश्य क्या है, सार्वजनिक पारदर्शिता आपको देखने को मिल जाती है। दूसरा बात करें जुलाई 2019 में संशोधन किया गया था। अब बात करते हैं मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में। सबसे पहले बात करें इनका कार्यकाल कितना होता है मेरे भाई, 5 वर्ष से 65 वर्ष में से जो भी पहले वो होता है। संशोधन बात करें तो 3 वर्ष से फिर 65 वर्ष की आयु तक के वर्तमान में ये चल रहा है अभी। ठीक है, दूसरा बात करें चयन समिति कौन होता है, देखो प्रधानमंत्री, लोकसभा के विपक्ष का नेता और केंद्रीय मंत्री होते हैं। वेतन बात करें तो साथियों केंद्र राज्य सरकार द्वारा होते हैं, पुनर्नियुक्ति के पात्र नहीं होते हैं, याद रखना है। राज्य सूचना आयोग के बारे में अपन बात करें सबसे पहले तो राज्य सूचना आयोग के अंदर से पृष्ठभूमि देखेंगे। राजस्थान में लागू अरुणा रॉय के नेतृत्व में कहता है। सूचना का अधिकार 2000 में होता है, याद रखना। अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा की जाती है। गठन होता है 13 अप्रैल 2006 को। आगे बात करें देखो इनकी पृष्ठभूमि के बारे में। 1766 में स्वीडिश में कानून के रूप में लागू होता है। 1948 में संयुक्त राष्ट्र द्वारा मान्यता प्राप्त होती है। 1975 में भारत में मोरजी देसाई द्वारा उपयोग होता है। 1996 में भारत में पहली बार लागू होता है तमिलनाडु के अंदर से। आगे बात करें साथियों अधिकार अधिनियम 2005 के बारे में। इसके अंदर से धारा 6 है, इसमें से क्या देखो सूचना प्राप्त करने का अधिकार होता है। धारा 8 में सूचना प्रकट करने से छूट आपको देखने को मिलती है। धारा 13 में बात करें तो पदावधि और शर्तें आपको देखने को मिलती हैं। धारा 16 में बात करें तो साथियों राज्य पदावधि और शर्तें आपको देखने को मिल जाती हैं। धारा 17 में बात करें तो मुख्य सूचना आयुक्त के रूप को पद से हटाना आपको देखने को मिलता है। धारा 18, 19, 20 में कार्य और शक्तियाँ देखने को मिलती हैं। धारा 23 के अंदर से साथियों न्यायालय का हस्तक्षेप नहीं होता, ये चीज़ें बताई गई हैं। आगे बात करते हैं मेरे भाई राज्य मुख्य सूचना आयुक्त के बारे में बात करते हैं राजस्थान के बारे में। तो सबसे पहले बात करें तो साथियों श्री MD कोरानी हैं, याद रखना। ये 18 अप्रैल 2006 से लेकर 17 अप्रैल 2011 तक के प्रथम थे, याद रखना। बाद में नाम आता साथियों वर्तमान में कौन है, श्री मनोहर लाल लाठर हैं, याद रखना। ठीक है, जुलाई 2024 से वर्तमान तक हैं, याद रखना। आगे बात करते हैं इनके महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में। तो सबसे पहले आता है सही ढंग से लागू करना होता है। लोक सूचना अधिकारियों की संवेदनशीलताएं आपको देखने को मिलती हैं। समय पर जानकारी प्रदान करना होता है साथियों। ईमानदार और मेहनती अधिकारी की आवश्यकता इसके अंदर से आपको देखने को मिल जाती है। और इसी के साथ में साथियों आपकी जो राजस्थान पॉलिटी है वो यहाँ पर से कंप्लीट हो जाती है। क्लास अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना न भूलें साथियों। और भी वीडियो आज आती रहेंगी। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।